अध्याय 8 क्विडिच वर्ल्ड कप। अपने खरीदे हुए सामान के साथ वे सभी मिस्टर वीजली के पीछे पीछे लालटेनों की रोशनी से जंगल की पगडंडी पर तेजी से चलने लगे। उनके चारों तरफ हजारों लोगों के चिल्लाने, हंसने और गाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। माहौल इतना रोमांचक था कि वे भी रोमांचित हुए बिना नहीं रह सके। हैरी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वे बातें करते हुए और जोर जोर से हंसी मजाक करते हुए लगभग 20 मिनट तक पगडंडी पर चलते रहे। आखिरकार जब वे जंगल की दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिखा। हालांकि हैरी को पिच के चारों तरफ की विशाल सुनहरी दीवारों का बहुत छोटा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी से उसने अंदाजा लगा लिया कि यह स्टेडियम इतना बड़ा था कि इसमें आराम से 10 गिरजाघर समा सकते थे। हैरी के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर मिस्टर वीजली ने कहा, इस स्टेडियम में 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। मंत्रालय के 500 कर्मचारियों ने इसे बनाने के लिए साल भर दिन रात मेहनत की है। इसके चप्पे चप्पे पर मगलू विरोधी जादू किया गया है। इस साल मगलू जब भी इस जगह के आसपास आए तो उन्हें अचानक याद आ गया कि उन्हें जरूरी काम से कहीं जाना था और वे तेजी से लौटकर चले गए। मिस्टर वीजली अब सबसे पास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे, जहां जादूगर और जादूगरनियों का बहुत बड़ा झुंड पहले से ही भीड़ लगाए खड़ा था और काफी शोर मचा रहा था। गेट पर मंत्रालय की एक जादूगरनी टिकटों की जांच कर रही थी। उनके टिकट देखते ही वह बोली, आपको तो सबसे बढ़िया सीटें मिली हैं। आर्थर, सबसे ऊपर वाले बॉक्स में सबसे ऊपर पहुंच जाना। स्टेडियम की सीढ़ियों पर गहरा बैंगनी गलीचा बिछा हुआ था। वे लोग बाकी दर्शकों के साथ ऊपर चढ़ने लगे। ज्यादातर लोग दर्शक दीर्घा में जाने के लिए दाईं या बाईं तरफ मुड़ रहे थे, जिससे ऊपर चढ़ते समय भीड़ कम होती जा रही थी। मिस्टर वीजली और उनका दल ऊपर चढ़ता जा रहा था। अंततः वे स्टेडियम में सबसे ऊपर बने एक छोटे से बॉक्स में पहुंच गए, जो सुनहरे गोल पोस्टों के ठीक बीच में था। वहां पर 20 बैंगनी सुनहरी कुर्सियां 2 लाइनों में जमी हुई थी। हैरी वीजली परिवार के साथ सबसे आगे वाली सीटों पर बैठा। वहां से उसे जो दृश्य दिखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। 1 लाख जादूगर और जादूगरनियां पूरे स्टेडियम में अपनी अपनी सीटों पर बैठ रही थी। ये सीढ़ीदार सीटें लंबी अंडाकार पिच के चारों तरफ थीं। हर चीज एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, जो स्टेडियम में से ही निकलती दिख रही थी। इतनी ऊंचाई से पिच मखमल जैसी चिकनी दिख रही थी। पिच के दोनों तरफ गोल के 3 रिंग 50 फुट की ऊंचाई पर लगे थे। हैरी की आंखों के ठीक सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड था। उस पर सुनहरी लिखावट उभर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर कुछ लिख रहा था और उसे दोबारा मिटा रहा था। हैरी ने देखा, उस ब्लैक बोर्ड पर विज्ञापन चमक रहे थे। ब्लू बॉटल्स, पूरे परिवार की झाड़ू, सुरक्षित, विश्वसनीय और चोर विरोधी अलार्म के साथ। मिसेस स्कोवर का बहुउपयोगी जादुई दाग विनाशक। ना कोई मेहनत, ना कोई दाग। ग्लैड्रैक्स जादुई वस्त्र, लंदन, पेरिस, हॉग्समीड। हैरी बोर्ड से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा कि बॉक्स में और कौन कौन बैठा हुआ था। बॉक्स अभी काफी खाली था। वहां सिर्फ एक छोटा सा जीप बैठा हुआ था, जो उनके पीछे वाली लाइन की आखिरी सीट से एक सीट छोड़कर बैठा था। इसके पैर इतने छोटे थे कि वे लटक रहे थे। वह टॉवल जैसी कोई चीज पहने हुए था और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा रखा था, लेकिन हैरी उसके चमगादड़ जैसे लंबे कानों को फौरन पहचान गया। डॉबी, हैरी ने हैरान होकर कहा। उस जीव ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर ऊपर देखा। हाथ हटते ही हैरी को बड़ी बड़ी भूरी आंखें और एक नाक दिखी, जो बड़े टमाटर जैसी थी। यह डॉबी नहीं, बल्कि डॉबी जैसा ही कोई दूसरा घरेलू जिन था। हैरी ने डॉबी नाम के घरेलू जिन को उसके पुराने मालिक यानी मैल्फॉय परिवार से आजाद करवाया था। इस घरेलू जिन ने उंगलियों के बीच से झांकते हुए थरथराती आवाज में कहा, सर, क्या आपने मुझे डॉबी समझ लिया था? यह आवाज डॉबी जैसी नहीं थी, बल्कि थोड़ी पतली और सुरीली थी। हालांकि घरेलू जिनों के मामले में हैरी को कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि हो ना हो यह महिला जिन होगी। रॉन और हरमाइनी भी पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने हैरी से डॉबी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन वे उससे कभी मिले नहीं थे। यहाँ तक कि मिस्टर वीजली भी दिलचस्पी के साथ घरेलू जिन की तरफ देखने लगे। माफ करना, हैरी ने घरेलू जिन से कहा। मुझे लगा कि आप डॉबी हैं, जिसे मैं जानता हूँ। मैं भी डॉबी को जानती हूँ सर, घरेलू जिन ने कहा। हालांकि टॉप बॉक्स में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन वह अपने चेहरे को इस तरह छिपाई थी जैसे रोशनी के कारण उसकी आंखें चौंधिया रही हूँ। मेरा नाम विंकी है सर। और आप सर?
तभी उसकी भूरी आंखें हैरी के माथे के निशान पर पड़ी और तत्काल फैलकर प्लेटों के आकार की हो गई। आप यकीनन हैरी पॉटर होंगे। हाँ, हैरी बोला। डॉबी आपके बारे में बहुत बातें करता है सर, विंकी ने कहा और अपने हाथ थोड़े नीचे कर लिए। वह बहुत परेशान लग रही थी। वह कैसा है? हैरी ने कहा। आजादी उसे कैसी लग रही है? सर, विंकी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सर, बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन मुझे लगता है कि डॉबी को आजाद कराकर आपने उसका भला नहीं किया है। क्यों? हैरी ने हैरानी से पूछा। उसे आजाद करवाकर मैंने क्या गलत कर दिया? विंकी दुख भरी आवाज में बोली। आजादी डॉबी के सर पर चढ़ गई है सर। वह अपनी औकात भूल गया है सर। उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है सर। क्यों नहीं मिल रही है? हैरी ने कहा। विंकी ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि वह फुसफुसाकर बोलने लगी। वह काम के बदले में तनख्वाह चाहता है सर। तनख्वाह? हैरी ने कहा। तो इसमें गलत क्या है? उसे तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर विंकी काफी दहशत में दिखने लगी और उसे अपने हाथों से अपने कानों को बंद करना पड़ा, जिससे उसका चेहरा एक बार फिर आधा छिप गया। घरेलू जिन को तनख्वाह नहीं मिलती है सर, उसने दबी हुई आवाज में कहा। नहीं नहीं, मैं डॉबी से बार बार कहती हूँ, डॉबी, कोई अच्छा सा परिवार देख लो और उसी की सेवा करो, लेकिन वह बहुत हवा में उड़ रहा है सर, जो एक घरेलू जिन को शोभा नहीं देता है। मैं कहती हूँ डॉबी, अगर तुम इसी तरह की हरकतें करते रहोगे तो किसी दिन किसी पिशाच की तरह जादुई प्राणी नियंत्रण विभाग के सामने कटघरे में खड़े दिखोगे। हैरी ने कहा। अगर वह मजे कर रहा है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? घरेलू जिनको मजे नहीं करने चाहिए हैरी पॉटर, विंकी ने अपने हाथों के पीछे से दृढ़ता से कहा। घरेलू जिन्नों को तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए सर, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसने स्टेडियम के नीचे की ओर देखते हुए थूक निकला। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे इतनी ऊंचाई पर बने इस टॉप बॉक्स में बैठने का आदेश दिया और मैंने तत्काल उनके आदेश का पालन किया सर, हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। अगर वे जानते हैं कि तुम्हें ऊंची जगहों से डर लगता है तो उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मालिक बहुत व्यस्त हैं हैरी पॉटर, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी सीट रोकने के लिए भेजा है। विंकी ने अपना सिर पास वाली खाली सीट की तरफ झुकाते हुए कहा। हैरी पॉटर, विंकी की बहुत इच्छा थी कि वह अपने मालिक के तंबू में ही रहे, लेकिन विंकी अपने मालिक के आदेश का पालन करती है। विंकी एक अच्छी घरेलू जिन है। विंकी ने एक बार फिर डर कर स्टेडियम के नीचे की तरफ देखा और दोबारा अपनी आंखें पूरी तरह से ढक ली। हैरी अपने साथियों की तरफ मुड़ा। रॉन बुदबुदाया। तो घरेलू जिन ऐसे होते हैं, बड़े अजीब होते हैं, है ना? हैरी ने जोश से कहा। डॉबी तो इससे भी ज्यादा अजीब है। रॉन ने अपनी सर्वदर्शक दूरबीन बाहर निकाली और उससे स्टेडियम की दूसरी तरफ बैठी भीड़ को देखने लगा। बहुत अजीब है, उसने रिप्ले वाला बटन दबाते हुए कहा। मैं उस बूढ़े आदमी को नाक में उंगली डालते हुए बार बार देख सकता हूँ। एक बार फिर उसने उंगली डाली। इस दौरान हरमाइनी फुदने से बंधे मखमल के कवर वाले अपने कार्यक्रम विवरण को उत्सुकता से पढ़ रही थी। उसने जोर से पढ़ा। मैच से पहले दोनों टीमें अपने अपने शुभंकरों का प्रदर्शन करेंगी। ओह, शुभंकरों को देखने में हमेशा बड़ा मजा आता है, मिस्टर वीजली ने कहा। मालूम है, हर टीम अपने देश के प्राणी लाकर उनसे प्रदर्शन करवाकर दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। अगले आधे घंटे तक उनके बॉक्स में दर्शक धीरे धीरे आते रहे। इनमें से ज्यादातर बहुत महत्वपूर्ण जादूगर दिख रहे थे और मिस्टर वीजली उन लोगों से हाथ मिलाते रहे। पर्सी तो इतनी ज्यादा बार उठकर खड़ा हुआ कि ऐसा लगा जैसे वह कांटेदार सेही के ऊपर बैठा हो। जब जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज आए तो पर्सी ने इतने नीचे झुककर उनका अभिवादन किया कि उसका चश्मा जमीन पर गिरकर टूट गया। पर्सी पानी पानी हो गया। उसने जैसे तैसे अपनी छड़ी से मंत्र पढ़कर चश्मे को ठीक किया और उसके बाद अपनी सीट पर जो बैठा तो फिर से नहीं उठा। वह हैरी की तरफ ईर्ष्या से देख रहा था क्योंकि कॉर्नेलियस फज उससे किसी पुराने दोस्त की तरह मिल रहे थे। वे हैरी को पहले से जानते थे। फज ने हैरी से हाथ मिलाया और किसी पिता की तरह उसके हालचाल पूछे। फिर उन्होंने हैरी का परिचय अपने दोनों तरफ चल रहे जादूगरों से करवाया। ये है हैरी पॉटर, उन्होंने बल्गारिया के मंत्री को जोर से बताया, जिन्होंने काले मखमल का शानदार दुशाला पहन रखा था जिसमें सुनहरी धारियां थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अंग्रेजी का एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा था। हैरी पॉटर, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा।
वह लड़का जो तुम जानते हो कौन से बच गया था। आप इसके नाम से जरूर वाकिफ होंगे। बल्गारिया के मंत्री की निगाह अचानक हैरी के माथे के निशान पर गई। निशान देखते ही वे उसकी तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से और रोमांच से बोलने लगे। फज ने हैरी से थके अंदाज में कहा, मैं जानता था कि निशान से ही उन्हें मेरी बात समझ में आएगी, लेकिन मैं क्या करूं, उन्हें मेरी भाषा समझ में ही नहीं आती है और मैं उनकी भाषा नहीं बोल सकता हूँ। इस तरह के काम के लिए मुझे बार्टी क्राउच की मदद की जरूरत है। मुझे दिख रहा है कि उसकी घरेलू जिन ने उसके लिए सीट रोक रखी है। उसने ये अच्छा काम किया क्योंकि बल्गारिया वाले हर अच्छी चीज हथियाने के चक्कर में हैं। और ये रहा ल्यूसियस। हैरी, रॉन और हरमाइनी तेजी से मुड़कर देखने लगे। मिस्टर वीजली के ठीक पीछे वाली लाइन में 3 सीटें अब भी खाली थी। उनकी तरफ कोई और नहीं बल्कि घरेलू जिन डॉबी के पुराने मालिक लूसियस मैल्फॉय, उनका बेटा ड्रैको और एक महिला बढ़ रही थी जो स्पष्ट रूप से ड्रैको की मां लग रही थी। हैरी और ड्रैको मैल्फॉय जब पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे थे तभी से उनमें दुश्मनी थी। पीले नुकीले चेहरे और सफेद सुनहरे बालों वाला ड्रैको काफी हद तक अपने पिता की तरह ही दिखता था। उसकी मां के बाल भी सुनहरे थे। वे लंबी और दुबली पतली थीं। वे अच्छी दिखती अगर उन्होंने अपनी नाक इस तरह नहीं चढ़ा रखी होती जैसे उसके नीचे कोई बदबूदार चीज रखी हो। फज, मिस्टर मैल्फॉय ने जादू मंत्री के पास पहुंचकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, कैसे हैं? शायद आप मेरी पत्नी नार्सिसा से अब तक नहीं मिले होंगे और यह है मेरा बेटा ड्रैको। आप कैसी हैं? फज ने मुस्कुराकर मिसेस मैल्फॉय का अभिवादन करते हुए कहा, और मैं आपका परिचय ओब्लेक्स से करवाता हूँ। यह है मिस्टर ओब्लेक्स, बल्गारिया के जादू मंत्री। वैसे उन्हें मेरी बात जरा भी समझ में नहीं आती है, इसलिए परिचय करवाने का कोई खास मतलब नहीं है। और मुझे लगता है तुम आर्थर वीजली को तो जानते ही होगे। यह एक तनावपूर्ण पल था। मिस्टर वीजली और मिस्टर मैल्फॉय ने एक दूसरे की तरफ देखा। हैरी को उनकी पिछली मुठभेड़ याद आ गई। यह मुठभेड़ फ्लरिश एंड ब्लॉट्स नाम की किताबों की दुकान में हुई थी, जहां दोनों में हाथापाई हुई थी। मिस्टर मैल्फॉय ने अपनी भावहीन भूरी आंखों से पहले तो मिस्टर वीजली को देखा और फिर टॉप बॉक्स में चारों तरफ देखा। ओह आर्थर, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें टॉप बॉक्स के टिकट खरीदने के लिए अपनी कौन सी चीज बेचनी पड़ी? निश्चित रूप से तुम्हारे घर को बेचने से तो इतने ज्यादा पैसे नहीं मिले होंगे। फज ने यह बात नहीं सुनी और वे बोले, आर्थर, लूसियस ने हाल में ही सेंट मंगोस जादुई रोग एवं दुर्घटना अस्पताल को अच्छा खासा चंदा दिया है। वे यहाँ पर मेरे मेहमान हैं। मिस्टर वीजली ने काफी कोशिश करके मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मिस्टर मैल्फॉय हरमाइनी को घूरने लगे। हरमाइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया, लेकिन वह भी पलटकर उन्हें घूरने लगी। हैरी अच्छी तरह जानता था कि मिस्टर मैल्फॉय के होंठ क्यों सिकुड़ गए थे। मैल्फॉय परिवार को अपने खानदान के शुद्ध खून पर गर्व था। दूसरे शब्दों में वे हरमाइनी जैसे मगलू परिवार के लोगों को दूसरे दर्जे का मानते थे। बहरहाल जादू मंत्री के सामने मिस्टर मैल्फॉय यह बात नहीं कह सकते थे। मिस्टर मैल्फॉय ने व्यंग से सिर झुकाकर मिस्टर वीजली का अभिवादन किया और अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगे। ड्रैको ने हैरी, रॉन और हरमाइनी पर एक हिकारत भरी नजर डाली और फिर अपनी मम्मी डैडी के बीच वाली सीट पर बैठ गया। घमंडी कहीं का, रॉन बुदबुदाया जब वह, हैरी और हरमाइनी एक बार फिर पिच की तरफ देखने लगे। अगले ही पल लूडो पैकमैन धड़धड़ाते हुए बॉक्स में आए। सभी लोग तैयार हैं, उन्होंने कहा। उनका गोल चेहरा रोमांच के कारण बहुत ज्यादा चमक रहा था। मंत्री जी, आप तैयार हैं? फज ने आराम से कहा। लूडो, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। लूडो ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और उसे अपने गले की तरफ करके बोले, ध्वनि विस्तार। इस मंत्र से उनकी आवाज कई गुना बढ़ गई। अब उनकी आवाज खचाखच भरे स्टेडियम के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। देवियों और सज्जनों, 422वें क्विडिच वर्ल्ड कप के फाइनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शक खुशी से चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे। हजारों झंडे लहराने लगे और कोलाहल में राष्ट्रगान गाने की आवाजें भी आने लगी। उनके सामने विशाल ब्लैक बोर्ड पर चमकता आखिरी विज्ञापन मिट गया। वहां पर अब लिखा हुआ था, बल्गारिया 0, आयरलैंड 0। और अब बगैर किसी देरी के मैं आपका परिचय बल्गारिया टीम के शुभंकर से करवाता हूँ। दाहिने हाथ की तरफ के स्टैंड में जमकर शोर होने लगा।
वहां बल्गेरिया के समर्थक लाल दुशाले पहनकर बैठे थे, जिस वजह से पूरा स्टैंड किसी लाल दीवार की तरह दिख रहा था। क्या पता वे लोग क्या लाए हैं, मिस्टर वीजली ने अपनी सीट पर आंगे झुकते हुए कहा। आह! उन्होंने अचानक अपना चश्मा उतारा और उसे दुशाले से जल्दी से साफ करके दोबारा पहन लिया। मोहिनियाँ। मोहिनियाँ क्या होती हैं? 100 मोहिनियाँ पिच की तरफ बढ़ रही थी और उन्हें देखते ही हैरी को अपने सवाल का जवाब मिल गया। मोहिनियाँ बहुत सुंदर महिलाएं थीं। हैरी ने आज तक इतनी सुंदर महिलाएं नहीं देखी थीं। यह बात और थी कि वे इंसान नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी। इससे हैरी एक पल के लिए चकरा गया। उसने यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वे क्या हो सकती हैं। उनकी चमड़ी चांदी की तरह उजली कैसे है, या उनके सुनहरे बाल हवा के बिना भी क्यों लहरा रहे हैं। लेकिन तभी संगीत बजने लगा और हैरी ने यह चिंता छोड़ दी कि मोहिनियाँ इंसान नहीं हैं। वास्तव में उसने हर चीज की चिंता छोड़ दी। मोहिनियाँ नाचने लगी और हैरी का दिमाग पूरी तरह और आनंदपूर्वक खाली हो गया। उसे दुनिया में सिर्फ यही बात महत्वपूर्ण लग रही थी कि मोहिनियाँ नाचती रहें और वह उन्हें देखता रहे, क्योंकि अगर उन्होंने नाचना बंद कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। जब मोहिनियाँ तेज-तेज नाचने लगीं तो हैरी के मन में बड़े ऊंचे-ऊंचे विचार आने लगे। वह मोहिनियों को प्रभावित करने के लिए तत्काल कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता था। उसने सोचा अगर वह टॉप बॉक्स से स्टेडियम में कूद जाए तो शायद मोहिनियाँ प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन क्या यह काम सचमुच इतना बड़ा था? हैरी, हैरी तुम क्या कर रहे हो? उसे हरमाइनी की आवाज जैसे बहुत दूर से आती सुनाई दी। संगीत रुक गया। हैरी ने पलकें झपकाईं। उसने देखा कि वह खड़ा हो चुका था और उसका एक पैर बॉक्स की रेलिंग पे लटका हुआ था। रॉन स्तब्ध था और इस अंदाज में खड़ा था जैसे स्प्रिंग बोर्ड से गोता लगाने वाला हो। स्टेडियम में गुस्से भरी चीखें सुनाई देने लगी। दर्शक मोहिनियों को जाने नहीं देना चाहते थे। हैरी भी दर्शकों के साथ था। उसके मन में यह विचार भी आया कि उसे तो बल्गारिया का समर्थन करना चाहिए। दरअसल मोहिनियों को देखने के बाद हैरी इस बात पर हैरान होने लगा कि वह आयरलैंड का समर्थन क्यों कर रहा था और उसने अपने सीने पर बड़ा हरा शैमरॉक क्यों लगा रखा था। इस दौरान रॉन अनजाने में ही अपनी टोपी पर लगे शैमरॉक की चिंदी चिंदी करने लगा। मिस्टर वीजली मुस्कुराते हुए रॉन की तरफ झुके और उसके हाथ से टोपी को दूर हटा लिया। वे बोले, जब आयरलैंड वाले अपने शुभंकर दिखाएंगे तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओह! रॉन मोहिनियों की तरफ मुंह फाड़कर ताक रहा था, जो अब भी पिच की एक तरफ कतार में खड़ी हो गई थी। हरमाइनी ने जोर से चट 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 की आवाज की। वह हैरी को वापस उसकी सीट पर खींचते हुए बोली, कसम से। और अब लूडो बैकमैन की आवाज गूंजी, मेहरबानी करके अपनी अपनी छड़ियां हवा में उठा ले। आयरलैंड की टीम के शुभंकर आ रहे हैं। अगले ही पल स्टेडियम में हरे और सुनहरे धूमकेतु जैसी बड़ी सी चीज हवा में तैरने लगी। इसने स्टेडियम का एक चक्कर लगाया और फिर दो धूमकेतु में बट गई। दोनों ही धूमकेतु दोनों तरफ के गोल पोस्ट तक गए। अचानक पिच पर एक इंद्रधनुष बन गया, जिसने दोनों धूमकेतु को जोड़ दिया। दर्शक इस तरह ऊह और आह कर रहे थे जैसे आतिशबाजी देख रहे हों। फिर इंद्रधनुष ओझल हो गया और दोनों धूमकेतु दोबारा मिलकर एक हो गए। अब वहां पर एक बड़ा चमकीला शैमरॉक नजर आ रहा था, जो आसमान में उठा और दर्शक दीर्घा के ऊपर उड़ने लगा। उसमें से सोने के सिक्के बरसने लगे। बहुत बढ़िया, रॉन चीखा जब शैमरॉक ने उड़ते हुए उन पर सोने के भारी सिक्कों की बारिश कर दी, जो उनके सिरों और सीटों से टकराए। हैरी ने शैमरॉक को गौर से देखा। दरअसल उसमें छोटे छोटे हजारों दड़ियल आदमी थे, जो लाल वेस्टकोट पहने थे और उन सभी के हाथ में सुनहरा या हरा लैंप था। स्वर्ण नर्तक, मिस्टर वीजली दर्शकों की जोरदार तालियों की आवाज के बीच बोले। बहुत से दर्शक सोने के सिक्के उठाने के लिए अपनी कुर्सियों के आसपास झुक रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। रॉन ने खुशी खुशी हैरी के हाथ में मुट्ठी भर सोने के सिक्के पकड़ाते हुए कहा, यह लो, सर्वदर्शक दूरबीन के लिए। अब हिसाब बराबर हो गया। अब तुम्हें मुझे क्रिसमस पर तोहफा देना पड़ेगा। बड़ा शैमरॉक हवा में विलीन हो गया। इसके बाद स्वर्ण नर्तक पिच पर मोहिनियों की विपरीत दिशा में चले गए और मैच देखने के लिए बैठ गए। देवियों और सज्जनों, अब कृपया बल्गारिया की क्विडिच टीम का स्वागत करें। ये रहे दिमित्रोव। लाल दुशाले की एक आकृति इतनी तेजी से उड़ते हुए आई कि उसकी बस एक झलक ही दिखाई दी।
पिच पर उड़कर आती हुई इस आकृति को देखकर बल्गारिया के समर्थकों ने जोरदार तालियां बजाई। इवानोवा लाल दुशाले में दूसरी खिलाड़ी उड़ते हुए आई। जोग्राफ, लेवस्की, वल्चानोवा, वोल्कोव और क्रम। क्रम, वह रहा क्रम, रॉन चीखा और अपनी सर्वदर्शक दूरबीन से क्रम को एकटक देखने लगा। हैरी ने भी जल्दी से अपनी दूरबीन पर निगाहें गड़ा लीं। विक्टर क्रम दुबला था और उसका रंग गेहुआ था। उसकी बड़ी सी नाक थोड़ी चपटी थी और उसकी भौहें काली और मोटी थी। वह किसी बड़े गिद्ध जैसा दिख रहा था। यह यकीन करना मुश्किल था कि वह सिर्फ 18 साल का है। और अब कृपया आयरलैंड की क्विडिच टीम का स्वागत करें, बैगमैन चिल्लाए। ये रहे कॉनॉली, रयान, ट्रॉय, मुलेट, मोरान, क्विगली और लिंच। सात हरे झोंके पिच की तरफ लपकते हुए आए। हैरी ने अपनी सर्वदर्शक दूरबीन पर लगी एक छोटी सी घुंडी घुमाई, जिससे तत्काल खिलाड़ियों की गति धीमी हो गई। उसने देखा कि खिलाड़ियों की झाड़ुओं पर फायर बोल्ट लिखा था और उनकी पीठ पर सुनहरे अक्षरों में उनके नाम भी कड़े हुए थे। और ये रहे हमारे रेफरी हसन मुस्तफ़ा, जो मिस्र से आए हैं और क्विडिच अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। एक छोटा और दुबला जादूगर पिच पर आया। वह बिल्कुल गंजा था, लेकिन उसकी मूछ वर्णन अंकल जितनी ही घनी थी। उसने शुद्ध सोने का दुशाला पहन रखा था। उसकी मूछ के नीचे चांदी की एक सीटी लटक रही थी। उसकी एक बाह में लकड़ी का एक बड़ा संदूक दबा था और दूसरी बाह में जादुई झाड़ू। हैरी ने दोबारा घुंडी घुमाकर अपनी सर्वदर्शक दूरबीन की गति को सामान्य किया। उसने गौर से देखा कि रेफरी अपनी झाड़ू पर चढ़ा और उसने लात मारकर संदूक खोल दिए। 4 गेंदें तेजी से उड़कर आसमान की तरफ जाने लगी। एक लाल तूफान, 2 काले पहलवान और छोटी सी सुनहरी गेंद। हैरी इसे सिर्फ एक पल के लिए ही देख पाया, क्योंकि यह तत्काल ही उड़कर ओझल हो गई। सीटी की तेज आवाज के साथ मुस्तफा भी गेंदों के पीछे पीछे हवा में उड़ने लगे। खेल शुरू हो चुका है, बैगमैन चिल्लाए। तूफान मोलेट के पास है। ट्रॉय, मोरान, दिमित्रोव, फिर से मोलेट, ट्रॉय, लेवस्की, मोरान। हैरी ने क्विडिच का ऐसा खेल आज तक नहीं देखा था। उसने अपनी सर्वदर्शक दूरबीन आंखों से इतनी सटा रखी थी कि दूरबीन का कांच उसकी नाक में घुसा जा रहा था। खिलाड़ियों की गति अविश्वसनीय थी। दोनों टीमों के धावक तूफान को एक दूसरे की तरफ इतनी तेजी से फेंक रहे थे कि बैगमैन कमेंट्री करने की बजाय सिर्फ उनके नाम ही बोल पा रहे थे। हैरी ने एक बार फिर अपनी दूरबीन पर धीमा वाला बटन दबा दिया। तत्काल खेल की रफ्तार धीमी हो गई। लेंस पर बैंगनी अक्षर उभर आए और उसे दर्शकों का कान फोड़ू शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि आयरलैंड के 3 धावक पास पास उड़ रहे थे। ट्रॉय, मुलेट और मुरान से थोड़ा आगे था। वे बल्गारिया की गोल की तरफ जा रहे थे। दूरबीन पर त्रिकोणीय आक्रामक दाव लिखा आया। इसके बाद वहां पर छलावा दाव शब्द उभरे। जब ट्रॉय ने यह नाटक किया कि वह तूफान के साथ ऊपर की तरफ जाने वाला है। यह देखकर बल्गारिया के धावक इवानोवा ट्रॉय की तरफ आने लगी, लेकिन ट्रॉय ने फुर्ती से तूफान मोरान की तरफ उछाल दिया। बल्गारिया के मारक वोल्कोव ने एक पहलवान को अपने मुदगर से मारा और उसे मोरान की तरफ भेज दिया। मोरान जब पहलवान से बचने के लिए झुकी तो उसके हाथ से तूफान छूट गई। उसके नीचे उड़ रहे लेवस्की ने तूफान को पकड़ लिया। ट्रॉय ने गोल कर दिया। बैगमैन दहाड़े। स्टेडियम तालियों और खुशी के कोलाहल से कांप रहा था। आयरलैंड 10-0 से आगे है। क्या? हैरी अपनी दूरबीन में देखते हुए चिल्लाया। अभी गोल कैसे हो सकता है? अभी तो तूफान लेवस्की के पास है। हैरी, अगर तुम सामान्य की बजाय धीमी गति में खेल देखोगे तो यही होगा, हरमाइनी चिल्लाई। वह कूद रही थी और हवा में अपना हाथ हिला रही थी। उधर ट्रॉय पिच का चक्कर लगाकर खुशी का इजहार कर रहा था। हैरी ने जल्दी से अपनी दूरबीन हटाकर उसके ऊपर से देखा। मैदान की सीमा रेखा के बाहर उड़कर मैच देख रहे स्वर्ण नर्तक एक बार फिर हवा में उड़ने लगे और उन्होंने बड़े चमकदार शैमरॉक का आकार बना लिया। पिच की दूसरी तरफ मोहिनियां चढ़ी हुई दिख रही थी। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो खुद से नाराज हैरी ने दूरबीन का सामान्य गति वाला बटन दबा दिया। हैरी खुद क्विडिच खेलता था, इसलिए इतनी सी देर में ही वह समझ गया कि आयरलैंड के धावक बेहतरीन थे। वे अलग अलग खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक लाजवाब टीम के रूप में खेल रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे की मन की बात भांप कर सही जगह पर पहुंच जाते थे। हैरी के सीने पर लगा गुलाब उसे बताता रहा, ट्रॉय, मुलेट, मुरान। 10 मिनट के भीतर ही आयरलैंड ने 2 गोल और कर दिए। अब आयरलैंड की टीम 30-0 से आगे थी। इस पर हरे दुशालों वाले समर्थक ने जोरदार हर्ष ध्वनि की और तालियां बजाईं। मैच की गति अब काफी तेज हो गई थी। अब मैच में मारधाड़ भी शुरू हो गई थी। बल्गारिया के मारक वोल्कोव और वल्चानोव निर्ममता से आयरलैंड के धावकों की तरफ पहलवान मार रहे थे। इस वजह से आयरलैंड की टीम अपने बेहतरीन दांव नहीं बना पा रही थी। मारकों के कारण 2 बार आयरलैंड के धावकों को तितर-बितर होना पड़ा और फिर आखिरकार इवानोवा आयरलैंड के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए निकली और उसने आयरलैंड के गोलकीपर रेयान को छकाते हुए बल्गारिया का पहला गोल कर दिया। अपने कानों में उंगली डाल लो, मिस्टर वीजली चीखे, जब मोहिनियां गोल का जश्न मनाते हुए एक बार फिर नाचने लगी। हैरी ने तो कानों के साथ साथ अपनी आंखें भी बंद कर ली, क्योंकि वह अपना पूरा ध्यान खेल पर ही केंद्रित रखना चाहता था। उसने कुछ पल बाद अपनी आंखें खोलने का जोखिम लिया। अब मोहिनियों ने नाचना बंद कर दिया था और तूफान एक बार फिर बल्गारिया के पास था। बैगमैन चिल्ला रहे थे, दिमित्रोव, लेवस्की, दिमित्रोव, इवानोवा और ओह ओह! 1 लाख जादूगरों और जादूगरनियों की आह निकल गई जब उन्होंने देखा कि दोनों टीमों के खोजी तेजी से जमीन की तरफ आ रहे हैं। क्रम और लिंच धावकों के बीच से इतनी तेजी से नीचे आ रहे थे जैसे वे किसी हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदे हो। हैरी ने अपनी दूरबीन से उन्हें नीचे आते देखा। वह सुनहरी गेंद को देखने की कोशिश कर रहा था। हैरी के पास बैठी हरमाइनी चीखी, वे दोनों जमीन से टकराने वाले हैं। उसकी बात आधी सच निकली। एकदम आखिरी पल में विक्टर क्रम एक झटके के साथ गोते से बाहर निकला और दोबारा ऊपर उड़ने लगा। बहरहाल लिंच धम से जमीन से टकराया, जिसकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। आयरलैंड के दर्शकों वाले स्टैंड की तरफ से जोरदार आहें सुनाई दी। मूर्ख, मिस्टर वीजली बोले, क्रम धोखा दे रहा था। टाइम आउट, बैगमैन की आवाज आई। प्रशिक्षित चिकित्सक जादूगर पिच पर एडन लिंच की जांच करने जा रहे हैं। वह ठीक हो जाएगा, उसे सिर्फ जोर का झटका लगा है, चार्ली ने जिनी से कहा, जो बॉक्स की रेलिंग पर पहुंचकर दहशत से पिच की तरफ देख रही थी। जाहिर है क्रम यही चाहता था। हैरी ने जल्दी से अपने दूरबीन पर रिप्ले और धीमी गति के बटन को दबाया और फिर दूरबीन अपनी आंखों से सटा ली। उसने क्रम और लिंच को धीमी गति में गोता लगाते हुए देखा। उसकी दूरबीन के कांच पर बैंगनी अक्षर चमकने लगे। छदम छलावा, खतरनाक खोजी, ध्यान भंग। उसने देखा क्रम का चेहरा बिल्कुल एकाग्र था और वह ठीक समय पर गोते से बाहर निकल गया, जबकि लिंच जोश में उसका पीछा करते हुए जमीन से टकरा गया। हैरी फौरन समझ गया कि क्रम सुनहरी गेंद को पकड़ने के लिए गोता नहीं लगा रहा था, वह तो सिर्फ लिंच से अपना पीछा करवा रहा था। हैरी ने कभी किसी को इस तरह से उड़ते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि क्रम झाड़ू पर सवार था, वह तो किसी पक्षी जितना सहजता से उड़ रहा था। हैरी ने अपनी दूरबीन की गति एक बार फिर सामान्य की और क्रम को देखने लगा। क्रम लिंच के ऊपर मंडरा रहा था। नीचे लिंच का इलाज करने वाले चिकित्सक जादूगर उसे कई काढ़े पिला रहे थे। हैरी ने अब क्रम को और ध्यान से देखा। उसने देखा कि क्रम की काली आंखें 100 फुट नीचे चारों तरफ गौर से देख रही थीं। लिंच के इलाज में जो समय लग रहा था, उसका फायदा उठाते हुए वह लिंच के हस्तक्षेप के बिना सुनहरी गेंद ढूंढ रहा था। आखिरकार लिंच उठकर खड़ा हो गया और हरे दुशाले वाले समर्थकों ने जोरदार हर्ष ध्वनि की। लिंच अपनी फायरबोल्ट पर सवार हुआ और हवा में उड़ने लगा। उसके ठीक होने से आयरलैंड के खिलाड़ियों में नई जान आ गई। जब मुस्तफा ने अपनी सीटी दोबारा बजाकर खेल शुरू करवाया तो आयरलैंड के धावक इतने बढ़िया खेले कि हैरी ने आज तक ऐसा खेल नहीं देखा था। 15 मिनट के तेज खेल के बाद आयरलैंड की टीम ने 10 और गोल कर दिए थे। अब स्कोर था आयरलैंड 130, बल्गारिया 10। अब खेल में मारधाड़ और ज्यादा होने लगी थी। जब मोलेट एक बार फिर तूफान लेकर गोल पोस्ट की तरफ बढ़ी तो बल्गारिया का रक्षक जोग्राफ उसे रोकने के लिए आगे आ गया। इसके बाद जो हुआ वह इतनी जल्दी हुआ कि हैरी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन आयरलैंड के दर्शकों की गुस्से भरी आवाजों और मुस्तफा की लंबी सीटी से वह समझ गया कि फाउल हुआ था। मुस्तफा बल्गारिया के रक्षक को चेतावनी दे रहे हैं,
उसने अपनी कोहनियों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। बैगमैन ने शोर मचा रहे दर्शकों को जानकारी देते हुए कहा। और हाँ, आयरलैंड को पेनल्टी मिल गई है। मुलेट के साथ हुई फाउल के बाद स्वर्ण नर्तक गुस्से में आ गए थे और चमकती हुई मधुमक्खियों की तरह हवा में उड़ रहे थे। लेकिन पेनल्टी मिलने की खबर से वे खुश हो गए और उन्होंने हा 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 शब्दों की आकृति बना ली। यह देखकर पिच के दूसरी तरफ बैठी मोहिनियां गुस्से से उछलकर खड़ी हो गईं और अपने बाल लहराते हुए एक बार फिर नाचने लगीं। तत्काल वीजली लड़कों और हैरी ने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं, लेकिन हरमाइनी ने ऐसा नहीं किया था और कुछ पल बाद ही हैरी का हाथ वह खींचने लगी। हैरी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। हरमाइनी ने बेचैन होकर हैरी की उंगलियों को उसके कान से हटाया। वह हंसती हुई बोली, जरा रेफरी की तरफ तो देखो। हैरी ने नीचे पिच की तरफ देखा। हसन मुस्तफा जमीन पर उतरकर नाचती हुई मोहनियों के सामने खड़े थे और बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। वे उन्हें अपनी मांसपेशियों के उभार दिखा रहे थे और रोमांचित होकर अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। यह तो गजब हो गया, कितनी गलत बात है, लूडो बैगमैन ने कहा। हालांकि वे काफी खुश लग रहे थे। कोई जाकर रेफरी को थप्पड़ मार दो। तत्काल एक चिकित्सक जादूगर अपने कानों में उंगलियां डालकर भागता हुआ पिच पर आया। मुस्तफा के पास पहुंचकर उसने पिंडली पर कसकर लात मारी। मुस्तफा फौरन होश में आ गए। हैरी ने एक बार फिर दूरबीन लगाकर देखा कि मुस्तफा बहुत शर्मिंदा दिख रहे थे और वे मोहिनियों पर बुरी तरह बरस रहे थे। उन्होंने अब नाचना तो बंद कर दिया था, लेकिन वे अब भी बगावत पर उतारू दिख रही थी। बैगमैन की आवाज आई, और अगर मुझसे समझने में गलती नहीं हो रही है तो मुस्तफा दरअसल बल्गारिया के शुभंकरों को स्टेडियम से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बैगमैन की आवाज आई, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ओह, मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। और मामला सचमुच गंभीर हो गया। बल्गारिया के मारक वोल्कोव और वल्चानोवा मुस्तफा के दोनों तरफ उतर आए और उनसे गुस्से में बहस करने लगे। वे स्वर्ण नर्तकों की तरफ इशारा कर रहे थे जिन्होंने अब खुशी से ही की आकृति बना ली थी। बहरहाल मुस्तफा बल्गारिया के मारकों के तर्कों से कतई प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अपनी उंगली ऊपर उठाकर उन्हें दोबारा हवा में उड़ने का इशारा किया। जब बल्गारिया के मारकों ने उनकी कही बात नहीं मानी तो मुस्तफा ने 2 बार सीटी बजाई। आयरलैंड को 2 पेनल्टी, बैगमैन चिल्लाए और बल्गारिया के दर्शक गुस्से से चिल्लाने लगे। अच्छा यही रहेगा कि अब वोल्कोव और वल्चानोवा आसमान में उड़ने लगे। हाँ, वे उड़ रहे हैं और ट्रॉय ने तूफान पकड़ ली है। खेल अब बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका था। हैरी ने क्विडिच में इतनी मारधाड़ पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों ही टीमों के मारक अब बेरहमी से खेल रहे थे। खासतौर पर वोल्कोव और वल्चानोवा को तो इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि उनके मुदगर गेंद पर पड़ते हैं या विरोधी खिलाड़ियों पर। वे तो बस हिंसक तरीके से अंधाधुंध अपने मुदगर घुमाने लगे थे। दिमित्रोव सीधे मोरान की तरफ लपका, जिसके हाथ में तूफान थी। दोनों में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मोरान अपनी झाड़ू पर से गिरते गिरते बची। फाउल! आयरलैंड के समर्थक हरे दुशाले की लहर में खड़े होते हुए चिल्लाए। फाउल! लूडो बैगमैन की आवाज आई, जो जादू से तेज हो गई थी। दिमित्रोव ने मोरान को टक्कर मार दी है। वह जानबूझकर उससे टकराया है और इस पर एक और पेनल्टी मिलनी चाहिए। हाँ, यह सीटी बच गई है। स्वर्ण नर्तक एक बार फिर हवा में ऊपर उठे और इस बार उन्होंने एक बड़े हाथ की आकृति बना ली। यह हाथ पिच की दूसरी तरफ बैठी मोहिनियों की तरफ एक बहुत असभ्य इशारा कर रहा था। इस पर मोहिनियों ने अपना संयम खो दिया। वे पिच के पार जाकर स्वर्ण नर्तकों पर अंगारे फेंकने लगी। अपने दूरबीन से हैरी ने देखा कि अब मोहिनियां जरा भी सुंदर नहीं दिख रही थी। इसके विपरीत उनके चेहरे अब बेरहम चोंच वाले पक्षी जैसे दिख रहे थे और उनके लंबे पपड़ीदार पंख उनके कंधों से निकल पड़ रहे थे। दर्शकों के शोर के बीच में मिस्टर वीजली ऊंची आवाज में बोले, लड़कों, इससे तुम्हें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी सिर्फ सुंदरता पर ही नहीं जाना चाहिए। मंत्रालय के बहुत से जादूगर अब मैदान में आकर मोहिनियों और स्वर्ण नर्तक को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इस बीच ऊपर तो इससे भी ज्यादा घमासान युद्ध हो रहा था। हैरी अपनी दूरबीन से इधर-उधर देखता रहा, क्योंकि तूफान गोली की रफ्तार से इस हाथ से उस हाथ में जा रही थी। लेविस्की, दिमित्रोव, मोरान, ट्रॉय, मुलेट, इवानोवा, एक बार फिर मोरान, और मोरान ने गोल कर दिया। लेकिन आयरलैंड के समर्थकों की हर्ष ध्वनि मोहिनियों की चीखों, मंत्रालय के सदस्यों की छड़ी से निकलते धमाकों और बल्गारिया के दर्शकों की गुस्से भरी चिल्लाहटों के बीच में दब गई।
खेल तत्काल दोबारा शुरू हो गया। अब लेवेस्की के हाथ में तूफान थी। अब दिमित्रोव, आयरलैंड के मारा क्विगली ने पहलवान को पूरी ताकत से क्रम की तरफ मारा, जो समय पर झुक नहीं पाया। पहलवान तेजी से उसके चेहरे पर जाकर लगा। दर्शकों की आह निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे क्रम की नाक टूट गई हो। हवा में चारों तरफ खून उड़ रहा था, लेकिन हसन मुस्तफा ने सीटी नहीं बजाई। उनका ध्यान भटक गया था और हैरी उन्हें दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि एक मोहिनी ने हसन मुस्तफा की तरफ अंगारे फेंककर उनकी झाड़ू की पूंछ में आग लगा दी थी। हैरी चाहता था कि किसी को तो क्रम के घायल होने का एहसास हो जाए। हालांकि वह आयरलैंड का समर्थन कर रहा था, लेकिन क्रम यकीनन मैच में खेलने वाला सबसे अच्छा खिलाड़ी था। निश्चित रूप से रॉन भी यही सोच रहा था। टाइम आउट लो। आह, वह इस तरह नहीं खेल सकता। जरा उसकी हालत तो देखो। तभी हैरी चिल्लाया, लिंच की तरफ देखो। आयरलैंड का खोजी लिंच अचानक गोता लगा रहा था और हैरी को पूरा यकीन था कि यह छलावा नहीं है। इस बार उसे सचमुच सुनहरी गेंद दिख गई थी। हैरी चिल्लाया, उसने सुनहरी गेंद देख ली है। उसने गेंद देख ली है। देखो तो वो कितनी तेजी से नीचे आ रहा है। ऐसा लगता था जैसे आधे दर्शकों को समझ में आ गया था कि क्या हो रहा था। आयरलैंड के समर्थक हरी लहर में उठकर अपने खोजी लिंच का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन क्रम भी उसके ठीक पीछे आ चुका था। हैरी को यह समझ में नहीं आया कि क्रम को दिखाई कैसे दे रहा होगा, क्योंकि अब भी उसकी नाक से खून की फुहारें निकल रही थी। क्रम अब लिंच की बराबरी पर आ रहा था। वे दोनों एक बार फिर धड़धड़ाते हुए जमीन की तरफ आ रहे थे। वे टकराने वाले हैं, हरमाइनी चीखी। रॉन गरजा, वे नहीं टकराएंगे। लिंच टकराने वाला है, हैरी चीखा। उसका अंदाजा सही था। लिंच दूसरी बार जमीन से टकराया। इस बार वह बहुत तेजी से टकराया था। गुस्सैल मोहिनियों की भीड़ ने तत्काल उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। चार्ली ने चिल्लाकर पूछा, सुनहरी गेंद कहाँ है? हैरी चिल्लाया, क्रम ने उसे पकड़ लिया। क्रम ने उसे पकड़ लिया है। खेल खत्म हो गया है। क्रम का लाल दुशाला उसकी नाक से बहते खून में लथपथ हो चुका था। वह अब आसमान में धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ रहा था और उसकी मुट्ठी में सुनहरी गेंद चमक रही थी। स्कोर बोर्ड पर उभर आया, बल्गारिया 160, आयरलैंड 170। दर्शकों को पहले तो यह समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ था। जैसे कोई बड़ा जंबो जेट आवाज करता हुआ शुरू होता है, उसी तरह आयरलैंड के समर्थकों की खुशी से भरी आवाजें तेज होने लगी और कोलाहल में बदल गईं। आयरलैंड की टीम जीत गई, बैगमैन चिल्लाए। मैच में अचानक खत्म हो जाने से वे भी आयरलैंड के समर्थकों जितने ही हैरान दिख रहे थे। बैगमैन ने कहा, क्रम ने सुनहरी गेंद पकड़ ली, लेकिन आयरलैंड की टीम जीत गई। हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद होगी। उसने सुनहरी गेंद क्यों पकड़ी? रॉन गरजा। हालांकि वह खुशी से उछल रहा था और अपने सिर के ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजा रहा था। उसने सुनहरी गेंद तब पकड़ी जब आयरलैंड की टीम 160 पॉइंट से आगे थी। मूर्ख कहीं का। वह जानता था कि बल्गारिया की टीम कभी बराबरी नहीं कर पाएगी। हैरी ने तालियां बजाते हुए और शोर शराबे के बीच चिल्लाते हुए कहा, आयरलैंड के धावक बेहतरीन थे। क्रम खेल को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता था, बस इतनी सी बात थी। वह बहुत बहादुर है ना? हरमाइनी ने आगे झुककर देखा कि क्रम जमीन पर उतर रहा था और बहुत से चिकित्सक जादूगर लड़ रहे स्वर्ण नर्तकों और मोहनियों के बीच से उसके पास पहुंचने का रास्ता बना रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब दिख रही है। हैरी ने एक बार फिर दूरबीन आंखों पर लगा ली। नीचे क्या हो रहा था यह देखना मुश्किल था, क्योंकि स्वर्ण नर्तक खुशी का इजहार करते हुए पूरी पिच के ऊपर उड़ रहे थे। बहरहाल उसे किसी तरह क्रम दिख गया, जो चिकित्सक जादूगरों से घिरा हुआ था। वह पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा दिख रहा था। उसने उन्हें अपना इलाज नहीं करने दिया। उसकी टीम के साथी भी उसके चारों तरफ थे, जो अपने सिर हिला रहे थे और निराश दिख रहे थे। कुछ ही दूरी पर आयरलैंड के खिलाड़ी अपने शुभंकरों से होती सोने की सिक्कों की बारिश में खुशी से नाच रहे थे। पूरे स्टेडियम में झंडे लहरा रहे थे और आयरलैंड का राष्ट्रगान बज रहा था। मोहिनियां अब अपने सुंदर रूप में लौट रही थी, हालांकि वे काफी निराश दिख रही थी। लेकिन हम बहादुरी से लड़े। हैरी को पीछे से एक उदास आवाज सुनाई दी। हैरी ने चारों तरफ देखा। यह बात बल्गारिया के जादू मंत्री ने कही थी। फज बहुत गुस्से में बोले, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? फिर आपने मुझे पूरे दिन हाथ घुमा घुमा कर संकेतों में अपनी बात समझाने के लिए मजबूर क्यों किया? बल्गारिया के मंत्री ने जवाब दिया,
आपके संकेत देखने में बड़ा मजा आया, बैगमैन ने तेज आवाज में कहा। आयरलैंड की टीम अपने शुभंकरों के साथ स्टेडियम का चक्कर लगा रही है और क्विडिच कप टॉप बॉक्स में आ रहा है। अचानक तेज सफेद रोशनी हुई और हैरी की आंखें चौंधिया गईं। टॉप बॉक्स जादू से चमकने लगा था ताकि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक देख सके कि टॉप बॉक्स में क्या हो रहा है। हैरी ने देखा कि दो हाँफते हुए जादूगर सोने का एक बड़ा कप बॉक्स में ला रहे थे। उन्होंने वह कप कॉर्नेलियस फच को दे दिया, जो अब भी इस बात पर झुंझला रहे थे कि उन्होंने पूरे दिन सांकेतिक भाषा का खामखा इस्तेमाल किया। बैगमैन ने दर्शकों से चिल्लाकर कहा, बहादुरी से मुकाबला करके हारने वाली बल्गारिया टीम का तालियों से स्वागत करें। बल्गारिया के हारे हुए सातों खिलाड़ी सीढ़ियां चढ़कर बॉक्स में आने लगे। नीचे दर्शकों की भीड़ ताली बजा रही थी। हजारों सर्वदर्शक दूरबीनें उन्हीं की दिशा में देख रही थी। बल्गारिया के खिलाड़ी एक एक करके बॉक्स में कतारों के बीच से होते हुए ऊपर आए। जब उन्होंने अपने मंत्री और फत से हाथ मिलाए तो बैगमैन ने उन सबका नाम लिया। क्रम सबसे आखिर में आया। उसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी। उसके खून खच्चर चेहरे के बीच में दो काली आंखें चमक रही थी। सुनहरी गेंद अब भी उसके हाथ में थी। हैरी ने देखा कि वह आसमान में उड़ते समय जितना शानदार दिखता था, जमीन पर चलते समय उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। वह पंजे उठाकर चलता था और उसके कंधे झुके हुए थे। लेकिन जब क्रम का नाम पुकारा गया तो पूरे स्टेडियम में कान फोड़ू हर्ष ध्वनि हुई और फिर आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी आए। मोरान और कनौली एडन लिंच को सहारा दे रहे थे। जमीन पर दूसरी बार गिरने से उसका सिर चकरा गया था और उसकी आंखें अजीब तरीके से गोल गोल घूम रही थीं। लेकिन वह खुशी से मुस्कुराया जब ट्रॉय और क्विगली ने कप को हवा में उठाया और दर्शकों ने जोरदार ताली बजाई। हैरी के हाथ ताली बजाते बजाते सुन्न पड़ गए थे। फिर आयरलैंड की टीम बॉक्स में निकलकर अपने झाड़ुओं पर सवार होकर स्टेडियम का आखिरी चक्कर लगाने लगी। एडन लिंच कनौली की पीठ पर सवार था। उसने कनौली की कमर कसकर पकड़ रखी थी और थोड़े अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। बैगमैन अपनी छड़ी अपने गले की तरफ करते हुए बुदबुदाए, शांति। फिर उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, लोग इस मैच के बारे में बरसों तक चर्चा करते रहेंगे। कितना अप्रत्याशित मोड़ आया। कितने अफसोस की बात है कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ हाँ, मुझे तुम लोगों को कितने पैसे देने हैं? फ्रेड और जॉर्ज अपनी सीट से उठकर लूडो बैगमैन के सामने पहुंच गए थे और मुस्कुराते हुए उनके सामने हाथ फैला रहे थे।